हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का टाइरो हब पर। भाई लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आपको एक फिगर दिख रहा होगा सबसे पहले ही पेज पर, जिसे फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में बनाया था। तो इस फिगर में फ्रेडरिक सोरियो ने अपने ड्रीम को बताया है कि कैसे एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड होती, जिसमें हर तरफ डेमोक्रेसी होती, मोनार्क का नामो निशान नहीं होता। उन्होंने अपने इस फिगर में दिखाया है कि यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, मेन एंड वोमेन, सभी उम्र के मेन एंड वोमेन, सभी क्लास के, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। एक लॉन्ग ट्रेन के रूप में मार्च कर रहे हैं और जब वे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हैं तो उसे श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। इसमें सबसे आगे फ्रांस के लोग हैं, जिसका झंडा 3 रंगों का है और उसको जर्मनी, पोलैंड और आदि देश फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस के लोगों ने शुरू से ही एक ओमेन के तौर पर, फीमेल के तौर पर देखा है, इसलिए इस फिगर में भी फीमेल को ही फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया है। यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में आपको लैंप दिख रहा होगा, उस लैंप का मतलब है कि अब चारों तरफ ज्ञान है। और दूसरे हाथ में आपको एक लिस्ट दिख रहा होगा, लिस्ट में स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैन के राइट्स को लेकर खड़ी है, जो मैन के राइट को दिखा रही है। और आगे में आपको सामने में कुछ मुकुट वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसका मतलब है कि अब फ्रांस से मोनार्की पूरी तरह से हट चुकी है। अब यहाँ पर मोनार्की नहीं है, राजतंत्र यहाँ से ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि यहाँ पर फ्रेडरिक सोरियो ने जर्मनी को दिखाया है, लेकिन जब ये फिगर बनाई गई थी उस वक्त जर्मनी में डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ पर डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, इस बात से लोग अनजान थे बिल्कुल। डेमोक्रेसी उन लोगों के लिए एक नया शब्द था। ये बस उनका सपना है, ऐसा दुनिया आज तक हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी होगी। उन्होंने अपने सिर्फ एक विज़न को दिखाया कि काश ऐसा होता, जहाँ पर एब्सोल्यूट नाम का कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूट पावर वहाँ पर नहीं होती। और जब लोग ऐसे एक साथ ट्रेन के रूप में मार्च करते हुए निकलते हैं तो आसमान से जब क्रिश्चियन लोगों के भगवान जीसस क्रिस्ट ऊपर से देखते हैं, देखकर खुश होते हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं। और उनके साथ आपको ये सब एंजल्स यानी कि फरिश्ते दिख रहे होंगे, वह भी उनको आशीर्वाद देते हैं, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। और ये सब देखकर वे बहुत ही ज़्यादा खुश। भाई लोग, इससे आगे समझने के लिए हम थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें ये वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए इसे एक नज़र में ही देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा इसमें सोचने और दिमाग को खोपचे में डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। लोगों को पता ही होगा कि 1774 में बर्बन डायनेस्टी का लुईस 16 फ्रांस का राजा बनता है। आप लोग शायद ये भी जानते होंगे कि लुईस 16 ने टैक्स बढ़ाया था। आखिर इन्होंने टैक्स को क्यों बढ़ाया था, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि हमें चैप्टर समझने में और भी आसानी हो। तो चचा ने सबसे पहले तो इनको खजाना ही खाली मिला था, इनके खजाना में कुछ भी रुपया पैसा नहीं था। और इन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में मदद की थी। इससे भी इन पर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था। अब उस कर्जे को, लोन को पे करने के लिए भी इनको टैक्स बढ़ाना पड़ा था। इन्हें अपने वर्साइल पैलेस के रख रखाव में बिल्कुल भी कमी नहीं चाहिए था, इसलिए इन्होंने टैक्स बढ़ाने का फैसला किया। इनको गवर्नमेंट चलानी थी, आर्मी को मेंटेन करना था, कोर्ट चलाना था, इसलिए इनको टैक्स बढ़ाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं दिखा। जब ये चचा राज कर रहे थे ना, उस वक्त जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 क्लासेस, 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी आते थे, सेकेंड स्टेट जिसमें नोबलिटी आते थे यानी जो राजा के दरबार में काम किया करते थे, नोबल लोग जो राजा के प्यारे होते थे, नोबलिटी आते थे। और थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, कोर्ट्स के जितने भी आदमी थे। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को छोड़कर बाकी सब थर्ड स्टेट में आते थे। राजा को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम कोई भी हो, वो सब थर्ड स्टेट में आते थे, क्लर्जी नोबलिटी को बस छोड़कर। इन्हें सिर्फ यही 2 प्यारे थे, बाकी सब भाड़ में जाए, बाकी सब थर्ड स्टेट के थे। और जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे ना, उन सबको टैक्स देना पड़ता था।
फ्रांस की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अब ये ख़राब क्यों थी इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहली कारण थी जिसके वजह से फ्रांस की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो ये था कि वहाँ पर सिर्फ थर्ड स्टेट को ही टैक्स पे करना पड़ता था। जो पहले दोनों स्टेट थे क्लर्जी और नोबिलिटी, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई थी, जिसमें से सबसे मेन था कि उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। वहाँ पर लोगों को जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी लेकिन फूड सप्लाई नहीं बढ़ रही थी, जिसके कारण सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई थी, यानी लिवलीहुड पर संकट आ गया था। तो जब लोगों को इतनी दिक्कत होने लगी तो क्या हुआ, वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। लोगों ने क्रांति कर दी, बोला कि जब राजा आपसे सत्ता संभाल नहीं रही है तो छोड़ दो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, क्यों दिमाग को खोपचे में डाल रहे हो। तो वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो जाती है। वहाँ पर राजा से पावर छीन लिया जाता है, यानी पावर मोनार्क से ट्रांसफ़र होकर कॉमन लोगों के पास चली जाती है। लोगों ने राजा को हटा दिया, बोला कि चल तू हट, तेरे से कुछ होने वाला है नहीं, अपन लोग खुद ही अपना देश संभालने के लिए काफ़ी है, तू बहुत ज़्यादा यहाँ पर नौटंकी कर रहा है। इस तरह से पावर कॉमन लोगों के पास ट्रांसफ़र हो। लोगों ने राजा का तो मार के भगा दिया। उसके बाद से वहाँ पर नेशनल असेंबली पावर में आ जाती है। फिर लोगों को नेशनल असेंबली का भी काम पसंद नहीं आता है, लोगों ने नेशनल असेंबली को भी गिरा दिया। वहाँ पर फिर जैकोबिन्स क्लब्स पावर को टेक ओवर कर लेती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देने लगती है, बहुत ही ज़्यादा सख्त कदम उठाने लगती है, इसलिए जैकोबिन क्लब्स भी उसका भी पतन हो जाता है। इसके बाद से वेल्थी और मिडिल क्लास ने पावर को सीज कर लिया और 5 लोगों का एक डायरेक्टरी बनाया, जिससे डायरेक्टरीज अब सिंगल पावर एक आदमी के हाथ में नहीं रहकर डायरेक्टर्स के हाथ में रहेगी। डायरेक्टर्स हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, जिससे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप नेपोलियन बोनापार्ट आता है, अपने आप को 1799 में डिक्टेटर घोषित करता है, 1804 में किंग बन जाता है फ्रांस का। बस अब हमारे पास इतना सफिशिएंट नॉलेज हो चुका है कि हम आगे के टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इस टॉपिक को शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आई। तो चलिए देखते हैं एक एक कर उन सब चेंजेस को। तो जो सबसे पहला था कि पावर मोनार्क से ट्रांसफ़र होकर अब कॉमन लोगों के पास आ गया था, यानी अब राजा कुछ नहीं थे, अब वहाँ पर कॉमन लोग ही मालिक थे। और जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज आया था वो ये था कि अब वहाँ पर फ्रांस में अब ट्री कलर का झंडा, यानी राजा का झंडा को हटाकर ट्री कलर का फ्लैग, 3 रंगों का फ्लैग अब वहाँ पर ला दिया गया था। फ्रांस का जो कॉमन लैंग्वेज था जिसे कॉमन लोग बोला करते थे वो अब फ्रेंच हो चुका था, यानी अधिकतर लोग अब वहाँ पर फ्रेंच ही बोला करते थे। और न्यू नेशनल एंथम जिसे मार्शलिज के नाम से जाना जाता है, जिसे रॉबर्ट दे इसले ने लिखा था, उसे वहाँ का नया नेशनल एंथम घोषित कर दिया गया। अब ओथ यानी जो शपथ लिया जाता था वो किसी राजा के नाम पर नहीं बल्कि फ्रांस के नाम पर लिया जाता था, वी द पीपल ऑफ फ्रांस। स्टेट जनरल जो थर्ड स्टेट के लोगों ने इलेक्ट होकर स्टेट जनरल बनाया था उसे अब नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाने लगा। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को बंद कर दिया गया, यानी जो टीथ जैसे टैक्सेस लिए जाते थे ना वो अब बंद हो गए। अब जब वहाँ पर नेशनलिज्म यानी नेशन की जब भावना आ गई तो फ्रांस की आर्मी ने सोचा कि क्यों ना इसे अब पूरे यूरोप में फैलाया जाए। वहाँ की आर्मी ने अब इसे पूरा यूरोप में फैलाने का निश्चय कर लिया। लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। डेमोक्रेसी का लोगों ने बोर्ड लगा दिया कि भैया अब तो अपन डेमोक्रेसी है। तभी वहाँ पर एंट्री होता है नेपोलियन बोनापार्ट का, जिसने बोला कि तेरी ऐसी की तैसी भाग, यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। सब तोड़ ताड़ के रख दिया इस बंदे ने। तो फ्रेंड्स, नेपोलियन के बारे में एक बात याद रखना कि नेपोलियन का राइज 1799 में होता है, लेकिन 1799 से 1804 तक वो फ्रांस का डिक्टेटर रहता है। 1804 में वो वहाँ का किंग बन जाता है और किंग बनते ही उसने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया, जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो 1804 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और चूँकि इसे नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था इसलिए इसे नेपोलियनिक कोड के भी नाम से जाना जाता है। इस बात को आप याद रखना। तो भैया अपने कान को करो फिनाइल डालकर साफ और ध्यान से सुनो, सिविल कोड ऑफ 1804 में क्या था जिसने हमें हिला कर रख दिया है और पूरे फ्रांस को हिला कर रख दिया था। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि भैया सब कोई कानून के सामने इक्वल है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ।
कोई भी अब यहाँ पर दादा नहीं रहेगा, किसी का अब चलेगा नहीं, चाहे नोबल क्लर्जी या फिर कोई भी हो, सब कोई इक्वल है। और जो दूसरा चीज़ था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। भैया आप अपनी प्रॉपर्टी रखो, सरकार को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सरकार को ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है। आपके प्रॉपर्टी को कोई नहीं छू सकता है, लेकिन सरकार आपकी प्रॉपर्टी को ले सकती है। और जो था थर्ड, इसने फ्यूडल सिस्टम को बंद कर दिया, यानी जो पहले जो पीजेंट्स वगैरह को नोबल क्लर्जी के लिए काम करना पड़ता था, जो प्रथा थी कि लोअर क्लास हायर क्लास के लिए काम करेंगे, उसको इसने पूरी तरह से बंद कर दिया। बोला भाई ये क्या मतलब है, क्यों काम करेंगे बे, कोई काम हम नहीं करेंगे, ये सब सिस्टम को बंद कर दिया उसने। ये तो भैया बहुत अच्छा काम किया उसने। नेपोलियन के सिविल कोड ने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, यानी जो पहले लोग जो ट्रेडर्स थे, यदि उनको ट्रेड करने जाना पड़ता था तो बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, उसने इस सब को हटा दिया। और उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, जिससे ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होने लगा। तो ये था सिविल कोड ऑफ 1804 का अच्छी बातें। अब हम लोग जानेंगे कि इस सिविल कोड लाया, इतना अच्छे काम किया, तो इससे फ्रांस के लोग, फ्रांस के कॉमन पीपुल, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, यानी कुल मिलाकर फ्रांस की जो सिटीजन्स थे वो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में क्या सोचते थे, उनकी क्या राय थी, इसके बारे में थोड़ा सा अपन लोग ध्यान देंगे। पीजेंट्स, आर्टिसियंस, वर्कर्स और नए नए जो बिजनेसमैन थे उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। वे सोच रहे थे वाह भाई क्या आज़ादी मिली है, अब कोई फ्यूडल ड्यूटीज़ नहीं करनी पड़ेगी, कोई कस्टम टैक्सेस नहीं देने पड़ रहेंगे, वाह क्या बात है। वे इससे बहुत ज़्यादा खुश थे। बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो कि गुड्स को बनाते थे, उन्हें अब ऐसा लगने लगा कि ये जो यूनिफॉर्म लॉ है और वेट और मेजरमेंट्स का एक स्टैंडर्ड तरीका है और एक नेशनल करेंसी, कॉमन नेशनल करेंसी है, इससे हमारे मूवमेंट में और गुड्स की एक्सचेंज में, जिससे अलग अलग देश, अलग अलग जगहों पर जाकर बेचने में काफ़ी आसानी हो रही है। अब हमें उन मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है जो पहले किया जाता था, यानी हर जगह की पहले अलग वेटिंग सिस्टम थी, अलग मेजरिंग सिस्टम थी, अब सब एक है, जिससे काफ़ी उन लोगों को आसानी होने लगी। फ्रांस में हर जगह की करेंसी की वैल्यू एक हो गई। जिस एरिया को नेपोलियन ने कैप्चर किया था वहाँ की भी करेंसी वैल्यू सब फ्रांस जितनी ही हो गई। इसलिए जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे उन्हें अब ज़्यादा आसानी होने लगी अपने सामान को बेचने में। अब भाइयों, हर राजा के शासनकाल में कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो होती ही है, वैसे ही नेपोलियन के रूल में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब उसके बारे में थोड़ा सा एक नज़र में देख लेते हैं ताकि हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो जो बंदा था ना नेपोलियन, उसे युद्ध बहुत ही ज़्यादा पसंद था, वो वार करता था और उसका सपना था कि पूरा यूरोप को अपन जीत लेंगे। तो जिस एरिया को जीतता था वहाँ के लोकल लोग और फ्रांस के लोग आपस में मिल जाते थे, यानी पॉपुलेशन मिक्स हो जाती थी, जिनसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था। शुरू में फ्रांस के लोगों को ऐसा माना जाता था, फ्रांस की आर्मी को खास करके ऐसा माना जाता था कि यही लोग लिबर्टी को पूरे यूरोप में फैलाएंगे। तो इसलिए फ्रांस की आर्मी पहले जिस भी देश में जाती थी वहाँ पर लोग उनका स्वागत किया करते थे। लेकिन जब नेपोलियन वहाँ का राजा बना, जब उसने युद्ध छेड़ना शुरू कर दिया, एरियाज को कन्क्यूर करना, जीतना शुरू कर दिया, तब लोग ऐसा मानने लगे कि भैया अब फ्रांस की आर्मी आ गई, अब इनका हमें वेलकम नहीं करना है, अब इनसे अपन को लड़ाई करना है, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी को बर्बाद कर देगी और जितनी भी पॉलिटिकल फ्रीडम दे रखी है इस सब को फ्रांस की आर्मी अब धीरे धीरे कर बर्बाद करने लगी, ख़त्म करने लगी। तीसरी जो नेपोलियन के शासनकाल की सबसे बड़ी खराबी थी वो ये थी कि उसने टैक्स को बढ़ा रखा था, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा था। उसने सेंसरशिप को लागू कर दिया, यानी अब उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी मीडिया, टीवी चैनल, कोई भी गाने गीत उसके मर्जी के खिलाफ नहीं बन सकते हैं। और उसने आम जनता को आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे यूरोप जीतना था। अब कोई बंदा ऐसे पार्टी कर रहा है, उससे आप बोलो कि भैया आर्मी में चलो, तो क्या होगा? वो उससे लड़ना आएगा क्या? आप कितना भी ट्रेनिंग दे दो, जब उसका मन ही नहीं है तो क्या लड़ेगा? ऐसे ही आप हार जाएंगे। इसलिए ये जो ज्वाइन आर्मी को करने के लिए कहता था, ये नेपोलियन की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही।
बस आज अपन बहुत पढ़ लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी भैया नहीं भूलो।